नवरात्र की अष्टमी महान फलदायी मानी गई है। यही कारण है कि अष्टमी के दिन भक्त देवी माँ के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं। मंगलवार को इसी के निमित्त देवी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने माता की उपासना कर मंगल कामनाएं की। देवी भक्तों ने कठोर व्रत रखते हुए माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि अलौकिक सिद्धियों की प्रदात्री माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम ही महागौरी है। अष्टमी के दिन उनकी आराधना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। मुझे रंग दे ओ रंग रे चुनरिया सतरंगी, मुझे रंग दे ओ रंग रे चुनरिया सतरंगी, मैया को जाके उड़ाऊं चुनरिया सतरंगी, मैया को जाके उड़ाऊं चुनरिया सतरंगी, चुनरिया सतरंगी, चुनरिया सतरंगी, चुनरिया सतरंगी, सतरंगी चुनरिया सतरंगी, चुनरिया सतरंगी, चुनरिया सतरंगी, मुझे रंग दे ओ रंग रे चुनरिया सतरंगी, मुझे रंग दे ओ रंग रे चुनरिया सतरंगी। मंदिरों के साथ घरों में भी देवी भक्तों ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। तमाम उपासिकाओं व व्रती महिलाओं ने कन्या पूजन कर व्रत का उद्यापन किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता के भाव से संचालित समाज को बल प्रदान करता है नवरात्र का पर्व। वास्तव में सच्चे अर्थों में नारी की शक्ति व गरिमा का ही प्रतीक माना गया है नवरात्र का पर्व। शायद इसीलिए माँ के पूजन में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसके बिना माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। अष्टमी नवमी को कन्या पूजन का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है कि कुमारी साक्षात योगिनी सर्व विद्या स्वरूपिणी। आशय यही है कि जो मनुष्य कुमारी पूजन करते हैं उनके ऊपर माँ की असीम कृपा चिरकाल तक बनी रहती है। कन्या पूजन के उसी दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजन के कार्यक्रम के दौरान देवी रूप कन्याओं को भोग लगाया गया। उनके 9 रूपों का ध्यान कर नैवेद्य स्वरूप हलवा पूरी का भोग लगाया गया। यथाशक्ति दक्षिणा व उपहार समर्पित किए गए। आज क्या त्योहार? आज अष्टमी था। राही हमारे यहाँ देवी लोग को खिलाते हैं तो खुशी मिलती है देवी लोग को खिलाने से। तो क्या मानता है और कब से चली आ रही है आपके यहाँ ये परंपरा? प्राचीन मानता है। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग लोगों से चलती हुई आ रही है हमारे यहाँ। और क्या प्रथा है, कैसे किया जाता है, कैसे क्या करती है आप लोग? ये 9 देवी की दुर्गा पूजा की प्रथा है। ये हमेशा आज चैत्र मास में आती है, ये शुक्ल पक्ष में। और हम लोग ये 9 दुर्गा की पूजा करते हैं। अष्टमी दिन कढ़ाई करते हैं और हवन करते हैं। इसमें हवन पूजन करके अपनी 9 कन्याओं को जिमाते हैं। नवरात्र का त्यौहार है। 9 दिन व्रत रखा जाता है और उसके बाद पूजा होती है। आज अष्टमी है। हम पंजाबियों में 7 दिन व्रत रख के 8वें दिन अष्टमी के दिन पूजा करते हैं और कंजकें बिठाते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को बिठा के उनको प्रसाद खिलाते हैं और गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। देवी का ही रूप माना जाता है। कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं और उनको उन्हीं रूप में मतलब हम पूजा करते हैं कि ये आज साक्षात देवी हमारे सामने है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए के संकल्प के साथ हर मोर्चे, हर मैदान और हर मौसम में समाज की सेवा का जिम्मा इन ट्रेनिंग महिला आरक्षियों ने अब अपने कंधों पर उठा लिया है। मंगलवार को इनकी पासिंग आउट परेड व दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय पर्व के मानंद सजाए गए रिजर्व पुलिस लाइन के ग्राउंड पर आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र उदय शंकर जायसवाल ने परेड का निरीक्षण किया, सलामी ली।
पोस्ट का अंतिम जोड़ी नंबर 8 निष्ठा कौशल से तुम्हारी पूजा की जाएगा। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी महिला आरक्षियों की निगाहें तिरंगे पर थीं। सभी ने तिरंगे व वर्दी की शान पर कोई आंच न आने देने का संकल्प लिया। शपथ लेती हूँ तथा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी। संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने ट्रेनी महिला आरक्षियों को जैसे ही बेटियां कहकर संबोधित किया, पूरा माहौल बेटियों के सशक्तिकरण व सम्मान के भाव से भर उठा। उपस्थित हमारी बेटियां जो आज इस प्रांगण से जनता की जन जन की सेवा के लिए उपस्थित हो रही हैं। साथियों, मैं इन कैडेट्स के गार्जियन जो यहाँ पर आए होंगे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सम्मान प्रमाण में उनका हौसला अफजाई करें। अभी तक जो पुलिस में कमियां थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। केवल एक जेंडर के लोग ही पुलिस बल में मौजूद थे और जब कभी महिलाओं के प्रति दुर्घटनाएं होती थी तो उनका रवैया एक दूसरे तरह का होता था। और मैं अब फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब हमारी ये बेटियां पुलिस लाइन में, पुलिस थानों पर मौजूद रहेंगी तो जो 50% का जेंडर है, जो महिला वर्ग है, दबे कुचले लोग हैं और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको थानों पर सम्मान मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली महिला ट्रेनी आरक्षी को सम्मानित किया गया। प्रथम परेड कमांडर अर्चना देवी को मुख्य अतिथि ने सर्वोत्तम कैडेट के पुरस्कार प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये के नगद पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्नाव की निवासिनी अर्चना ने 5 पुरस्कार अर्जित किए और अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षकों को दिया। ये सब हमारे आरटीसी जो प्रभारी सर हैं, मैं ITI PTI इन सब की कड़ी मेहनत के साथ हमको सिखाया गया है और हमें सौभाग्य मिला कि हम इतना अच्छा कर सके हैं, जिसके हम 5 अवार्ड हमें मिले हैं। इसके लिए मैं अपने आरटीसी प्रभारी सर, अपने ITI PTI सर की बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 5 अवार्ड मिले हैं। समारोह के दौरान उपस्थित रहे पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि कुल 246 महिला ट्रेनी आरक्षियों को जनपद में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें महिला ट्रेनी आरक्षियों ने कड़ी मेहनत, लगन व मनोयोग से अंतः व बाह्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पर्वों, चुनावों को सकुशल संपन्न कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह था आरटीसी के जो रिक्रूट्स है उनकी बैच का, और इस बैच ने आज पास आउट किया है। कुल 246 आरक्षी जो है महिला आरक्षी जिलों के लिए जा रही है। ज़्यादातर ये महिला आरक्षी विभिन्न 8 जिलों से आई है, जिसमें लखनऊ, हरदोई और अन्य कई सारे जिले शामिल हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने पूरे कार्यकाल में दिया है और जनपद में और विभिन्न लॉ एंड ऑर्डर में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और आशा है कि पुलिस की और कानून व्यवस्था जो है इससे बेहतर प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं की जो कमी है पुलिस फोर्स में वो कमी दूर करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा।
आजमगढ़ शहर में पूर्व मंत्री व वर्तमान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र व पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर विजय यादव पर चुनावी रंजिश को लेकर रिटायर्ड प्रोफेसर व उनके पुत्र मेडिकल स्टोर संचालक को अपने आवास पर बुलाकर मारपीट और जलील करने का आरोप लगा है। विधायक का सदर अस्पताल से सटा आवास है, जबकि पीड़ित की सदर अस्पताल के सामने दवा की दुकान है। 2 दिन पूर्व प्रमुख के साथी पटखौली ग्राम प्रधान के पुत्र व साथी कार से घर जा रहे पीड़ित युवक के साथ मारपीट किए थे। मामले में समझौते का दबाव डाला गया, लेकिन 1 दिन बाद फिर आवास पर बुलाकर पीट दिया गया। अस्पताल में रसूख इतना था कि 2 दिन तक किसी डॉक्टर ने मेडिकल नहीं किया। बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मामले में NCR दर्ज की और पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित के अनुसार उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचलने की धमकी दी गई है। एसपी सिटी ने कहा कि मामले में आरोपी विजय यादव समेत 2 के खिलाफ NCR दर्ज कर जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के समीप ही पटखौली ग्राम है, जहां के निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी की त्रिपाठी मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान है। उनके पुत्र आशुतोष त्रिपाठी के अनुसार 2 अप्रैल की शाम को उनके भाई ज्ञानेश्वर विंध्याचल से कार से घर जा रहे थे। घर के समीप ही पूर्व प्रमुख विजय यादव के साथी रास्ता रोक के खड़े हो गए। हटने को कहने पर मारपीट करने लगे और घर तक दौड़ा कर मारा, लेकिन उसी शाम को प्रधान के कहने पर पीड़ित परिवार बात आगे न बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 1 दिन बाद 3 अप्रैल को दुकान पर बैठे कमलेश त्रिपाठी व आशुतोष को पूर्व प्रमुख ने अपने आवास पर बुलवाया और इसके बाद प्रोफेसर और उनके पुत्र की पिटाई की। शुरू से घटनाक्रम भैया ये है कि ये सब चुनावी रंजिश है। पटखौली में नीलू प्रधान है, प्रधान पुत्र, जो कि विजय यादव दुर्गा प्रसाद यादव जी के पूर्व प्रमुख बेटे हैं बड़े, जिनके बहुत खास हैं। और इनकी रंजिश बस हमसे झगड़ा करके मारने की थी, जो किसी तरह से नहीं निकल पा रही थी। उस दिन मैं जा रहा था, विंध्याचल जी से आया, रास्ते में जा रहा था मैं, परसों की। तो रास्ते में इनके लोग गाली देने लगे, मुझे गाड़ी से खींच के मारने लगे। उसके बाद छोड़ने पे मुझे घर तक दौड़ा के लोग मारे। उसके बाद रात में फिर किसी तरह प्रधान जी और गाँव वाले मिल के पिताजी से सुलह समझौता करा के माफ़ी वगैरह कराए कि चाचा जाने दीजिए, कोई बात नहीं होगी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हो गया गलती हो गया, माफ़ करिए। तो पिताजी मेरे थोड़े बहुत सीधे टीचर हैं, जो कि चंडेसर विश्वविद्यालय से रिटायर हुए हैं अब की बार, श्री कमलेश त्रिपाठी। तो उनका भी हमारा फर्ज बनता है कि उनकी भी बात को हम रखें। मैं पुलिस के पास नहीं गया, लेकिन जब सुबह मेरे भाई और पिताजी तीनों लोग अपनी दुकान पे आए, जो मेरी दुकान है त्रिपाठी मेडिसिन सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ पे विजय यादव के गाड़ी फॉर्च्यूनर से उनका ड्राइवर और 4-5 लोग राइफल लेके आए और बोले कि चलिए प्रमुख जी आवास पे बुला रहे हैं। तो मैं जाने लगा तो पिताजी ने कहा तुम रुको, मैं जाता हूँ। पिताजी गए तो वहाँ पिताजी को इन लोगों ने मारा पीटा, बेइज्जत भी किया। पीछे से जब छोटा भाई गया तो उसको भी विजय यादव ने खुद अपने हाथ से मारा और उसके बाद उनके सहयोगी लोगों ने डंडे हाथे से जितना हुआ बेइज्जत किया और मारा वहाँ पे। और उसके बाद ये बोला कि शाम अगर कायदे से कोई कार्रवाई करोगे साले तो गाड़ी से चपवा के तुम लोग की जान ले लूँगा। कल सुबह विजय यादव, जो कि दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने सुबह बुलाया। वहाँ जाने के बाद मैं और पिताजी पहुँचे तो उन्होंने सीधा उनका यही अल्फाज था कि भाजपा की सरकार आ गई है तो तुम लोग अपने आप को गुंडा हुए हो, साले मरवा दूंगा तुम लोग को गाड़ी चढ़वा के। उसके बाद बहुत उन्होंने बेइज्जत किया, गाली गलौज भी किया और हाथापाई भी की हम लोग के साथ। मारा पीटा भी जी। आपको जी, दोनों लोगों को के लिए बोला उन्होंने। तो मेडिकल कराने हम कल गए तो वहाँ पे दबाव मंत्री जी के यहाँ से था कि इन लोगों का 3 लोग का नाम लिख के दिया हुआ था डॉक्टर को कि इन तीनों लोगों का जो है मेडिकल नहीं होना चाहिए। मेडिकल भी हमारा नहीं हो पा रहा है। 2-3 बार चूँकि हम लोग गए, 12:30 बजे रात तक गए, लेकिन वहाँ पे उनके तुरंत वो फ़ोन कर दे रहे थे, उनके आदमी आ जा रहे थे, तो मेडिकल हमारा हो नहीं पाया। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से? अब हम यही मांग करेंगे कि हमारे साथ जो है न्याय हो और हमारी जान मान को, हमारे पूरे परिवार को खतरा है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हमारे साथ प्रशासन हमारा सहयोग करे। हमारे पूरे परिवार को जो है दिक्कत है। मामले को जब शहर कोतवाली में लाया गया तो पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर NCR दर्ज कर ली है। एसपी सिटी ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
आशुतोष त्रिपाठी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनकी और उनके पिताजी के साथ रणवीर सिंह ने और विजय यादव ने मारपीट की है। इस संबंध में थाना कोतवाली पर एनसीआर पंजीकृत किया गया है और आशुतोष तिवारी को मेडिकल के लिए भेजा गया कि उनको क्या चोटें आई मारपीट से, और उनके पिताजी को जैसा कि बताया गया कि उनको मेडिकल के बुलाया गया तो वो नहीं आए मेडिकल कराने के लिए अपना, तो एनसीआर पंजीकृत किया गया है। डॉक्टरी में जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें कोई और बात आती है तो उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो जो एनसीआर पंजीकृत किया गया है उसमें जो कानूनी और वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, ये लोग का कहना है कि जैसे कि जब ये लोग कल रात में मेडिकल के लिए गए तो डॉक्टरों को मना कर दिया था मंत्री जी ने, और रात 12:30 बजे तक ये लोग कोशिश करते थे कि मेडिकल मंत्री जी नहीं, पुलिस ने इनको भेजा है और पुलिस की जिम्मेदारी को मेडिकल कराएगी और पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए भेजा है, उनका मेडिकल होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि मेडिकल ना हो। मरीजों की जांच और इलाज के नाम पर आजमगढ़ के कुछ डॉक्टर और सोनोग्राफी सेंटर ऐसी अंधेरगर्दी मचाए हुए हैं कि मामला लाइलाज सा हो चला है। शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र लेकर आई मुबारकपुर थाने के बमौर गांव की यह युवती आरती मौर्य ने प्रभा स्कैनिंग के नाम से चल रहे सोनोग्राफी सेंटर में हुआ वाकया बताया तो हर कोई हैरत में पड़ गया। शहर कोतवाली के ठीक बगल में चल रहे प्रभा स्कैनिंग पर जांच कराने गई इस युवती को जिस बीमारी की रिपोर्ट पकड़ा दी गई, बाद में पता चला कि उसे वह बीमारी थी ही नहीं। दूसरे जगह की रिपोर्ट में बीमारी निगेटिव आई तो युवती जा पहुंची प्रभा सोनोग्राफी सेंटर पर बैठ रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार से मिलने। आरोप है कि उन्होंने युवती से चैम्बर में ही मारपीट की और रिपोर्ट छीनने का प्रयास किया, धमकी दिया कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। मंगलवार को युवती शहर कोतवाली आई तो पूरा वाकया मीडिया को भी बताया। 22 अक्टूबर 2016 को मैंने सोनोग्राफी करवाया था प्रभा स्कैनिंग में, जो रिपोर्ट में डिजीज निकला उसके अनुसार श्रीमती विपिन यादव ने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया। अब तक वो ट्रीटमेंट चल रहा था, 26 अक्टूबर तक वो ट्रीटमेंट चला है। फिर 22 अक्टूबर से हमें उल्टी हो रही थी, खाना नहीं पच रहा था, कुछ भी खाने पर उल्टी हो जा रहा था। तो विपिन मैम क्या, हमने जब ट्रीटमेंट के लिए गया तो वो बोले कि तुम किसी फिजिशियन डॉक्टर को दिखाओ, इसके हम गाइनोलॉजिस्ट हैं तो सिर्फ गाइनो की दवा देंगे। तो फिर मैं प्रशांत सर के यहाँ गई तो प्रशांत सर बोले कि तुम प्रताप डायग्नोस्टिक पे हमें वहाँ का अल्ट्रासाउंड करके दिखाओ। तो अल्ट्रासाउंड में जो डिजीज निकला वो पुराने रिपोर्ट के मुताबिक उसमें नॉर्मल था। तो पुराने रिपोर्ट प्रताप डायग्नोस्टिक वाले देखे तो बोले ऐसी तुम्हारे अंदर कोई डिजीज नहीं थी। तो प्रताप डायग्नोस्टिक का जो दिखाया गया प्रशांत सर को, तो प्रशांत सर भी बोले कि ये तुम्हारे अंदर डिजीज नहीं थी, 5 महीने पहले जो दवा चली है उसकी वजह से आज तुम्हें दूसरी डिजीज हो गई है। तो विपिन यादव के यहाँ, श्रीमती विपिन यादव के यहाँ जब हमने जाने को सोचा तो उन्होंने बोला था कि प्रभा स्कैनिंग का हमें रिपोर्ट चाहिए और कहीं का नहीं चाहिए। तो 30 तारीख को प्रताप डायग्नोस्टिक पर हमने करवाया था अल्ट्रासाउंड, उसको मैम नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने प्रभा स्कैनिंग पे दोबारा 1 तारीख को गई तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। तो रिपोर्ट मिलने के बाद मैं सर से पूछी, जो वहाँ पे प्रभा स्कैनिंग के डॉक्टर हैं उनसे पूछी कि सर जो 5 महीने पहले डिजीज निकली थी क्या वो सही हो चुका है? तो वो बोले कि ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं। मैं बोली सर ये हर डॉक्टर का कहना है कि ये डिजीज हमारे अंदर नहीं थी। तो इसके बाद उन्होंने तीनों रिपोर्ट मेरे हाथ से ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की। मैं बोली सर ऐसा मत कीजिए, तो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे माँ गाली देकर कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए उन्होंने तीनों रिपोर्ट छीन लिया। और मैंने बोला कि ठीक है सर ले जाइए, मैंने मोबाइल में फ़ोटो खींच रखा है। शायद मेरी कहने की यही गलती थी, इसलिए चैम्बर के अंदर 3 लोग थे, तीनों लोगों ने मुझे घेर लिया मोबाइल छीनने के लिए और बदतमीजी भी किया हाथ पकड़ के। तो किसी तरह मैं बाहर निकली तो मेरे भाई वहाँ पे तुरंत आ गए। तो डॉक्टर कौन थे वहाँ? डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह। और प्रशांत सर कौन? प्रशांत सिंह ग्लोबल में बैठ कर रहे हैं। यस सर। सोनोग्राफी सेंटर के भीतर डॉक्टर के चैम्बर में जो कुछ भी हुआ उससे युवती काफी भयभीत है। एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वह अपराधी कैसे बन गया और धमकी कैसे देने लगा?
डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के साथ विश्वासघात क्यों किया, यही बात पीड़िता को अखर रही है। उसने कहा कि डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वो दवा चल रही थी, बीच में हमें उल्टी नहीं हुई होती तो वो दवा हमें 1 साल तक चलती, तो इसलिए बीच में जब उल्टी होने लगी तो दूसरा रिपोर्ट, जब दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसमें दूसरी डिजीज निकली। और फिर 1 तारीख को यहाँ पर प्रभाव पे करवाया गया तो वो डिजीज यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ का डिजीज वहाँ पे नॉर्मल निकला। तो दूसरे प्रताप हाँ, वहाँ पे नॉर्मल निकल गया। क्या निकला था वहाँ? कुछ नहीं था वहाँ पे दवा के रिएक्शन से पूरे पेट में गांठ बन चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि चैम्बर में कोई भी पेशेंट अकेले जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, डॉक्टर इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते किसी के साथ। यहाँ आपने तहरीर दिया है? हाँ, हमने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है, FIR डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार प्रभा स्कैनिंग से। अच्छा, उन्हीं के नाम पे है और हाँ, उनके कर्मचारियों के नाम पे होगा? नहीं, उन लोगों के मैनेजर तो वो निकाल कर हमें अल्ट्रासाउंड दे दिए रिपोर्ट हमारी, पर डॉक्टर बाहर निकल कर बात करने के लिए नहीं आए। क्या चाह रही हैं? क्या कार्रवाई? वो बदतमीजी क्यों किए, हमको उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। वो हमें क्यों गाली दिए, क्यों हमारे साथ वो बदतमीजी करके रिपोर्ट खींचे हमारे हाथ से, और मोबाइल क्यों छीने, और उनके साथ चैम्बर में जितने भी लोग थे सब हमें लोग अंदर घेर लिए थे। बीमारी का इलाज गलत रिपोर्ट के आधार पर हुआ तो युवती को अब नई बीमारी हो गई है। इसका इलाज कैसे होगा और इस इलाज का खर्च कौन देगा? सवाल कई हैं जिसका जवाब अब शहर कोतवाली पुलिस तलाशेगी। दिन भर सैकड़ों रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़िता ने शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। यह भी कहा है कि मामला पुलिस ने दबाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाऊंगी। इस लूट खसोट, जालसाजी, भ्रष्टाचार और अराजकता का अड्डा बने सोनोग्राफी सेंटर संचालक और डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा पीड़ित परिवार यही चाहता है। आखिर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने क्यों दी गलत रिपोर्ट, क्यों किया युवती से दुर्व्यवहार, क्यों छीनी रिपोर्ट? इन आरोपों के बाबत ABC चैनल ने सीधे बात की उन्हीं से। डॉक्टर साहब का कहना था कि हमारी रिपोर्ट सही है और दुर्व्यवहार किया ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। सारे एक मिनट, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सारे स्टाफ हमारे यहाँ पे साथ में थे। वो रिपोर्ट तीनों लेके दिखाने आई थी, ठीक है। तीनों रिपोर्ट दिखाने आई थी। वो कही कि ये रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा किसने कहा गलत है? बोले डॉक्टर प्रशांत सिंह कह रहे हैं गलत है रिपोर्ट, ठीक है। उस समय वो बीमारी उसको थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था उसको, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस उसको था, ठीक है। और उसको कंट्रासेप्टिव उसने लिया था, जो दवाइयाँ हार्मोन की दी जाती हैं वो ली गई थी, लिया था उसने, ठीक है। सही हो गई थी हार्मोन। अब उसके बाद कोई नया इन्फेक्शन उसको 8 महीने बाद हुआ है, सितंबर के बाद, अभी अप्रैल में, ठीक ना, मार्च अप्रैल में 8 महीने बाद उसको कोई एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग लेके आई है। उसको इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ होगा। अब पेट में गांठ बनी हुई है, उसको कह रही है ऐसा। और डॉक्टर प्रशांत सिंह कह रहे हैं कोई भी नहीं था। हमारे 2 स्टाफ बैठे हुए थे यहाँ पे, लेडीज स्टाफ है हमारी, 2 पेशेंट बैठे हुए थे अंदर, एक लेटा हुआ था। खुद रिपोर्ट दिखा के कह रही थी रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर प्रशांत सिंह कह रहे हैं रिपोर्ट गलत है, ठीक। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस उस समय था, इसको इरेगुलरिटी थी, इसको हार्मोन की टेबलेट ली, सही हो गई। अब 8 महीने बाद उसको बीमारी, पेट में कोई नया इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए क्या कर सकता कोई? सही गलत जांच रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में आगे क्या होता है, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। देखते रहिए ABC चैनल। मुकदमों का बोझ कम करने और वादकारियों को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए एक बार फिर 8 अप्रैल को लोक अदालतों का आयोजन होने जा रहा है। आजमगढ़ में लोक अदालत को सफल बनाने के लिए दीवानी न्यायालय द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को ABC चैनल से हुई खास बातचीत में जनपद न्यायाधीश माननीय राजेंद्र कुमार ने बताया कि लोक अदालत उन वादकारियों के लिए सुअवसर है जो कई वर्षों से मुकदमा लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लोक अदालत में सुलह समझौते का फैसला हो जाता है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। वादकारी 8 अप्रैल को लग रही लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, यह बात भी उन्होंने कही। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 8 अप्रैल 2017 को द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
जिसके संबंध में आज 4 अप्रैल 2017 को प्री ट्रायल रखा गया था, जिसमें जनपद की सभी बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों को, रोडवेज के उच्च अधिकारियों को, याचिकाकर्ताओं को, अधिवक्ता महोदय को तथा संबंधित पक्षकार को सुलह समझौता के लिए वार्ता करने हेतु तिथि नियत की गई थी। आज सभी लोगों ने अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस प्री ट्रायल को सफल बनाया है, जिसमें हमारे सचिव साहब का विशेष योगदान रहा है। इस प्री ट्रायल का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को दिनांक 8/4/2017 को आयोजित होने वाली लोक अदालत की जानकारी दी जा सके, उनको बताया जा सके कि लोक अदालत में किए गए फैसले की अपील नहीं होती है और सुलह समझौता के आधार पर जो मुकदमे निर्णीत किए जाते हैं उनमें अपील न होने के साथ साथ ये भी फ़ायदा होता है कि जो पक्षकारों द्वारा कोर्ट फीस लगा दी जाती है मुकदमे में, उसको वापस किए जाने का भी प्रावधान है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों को इनवाइट किया गया है। बैंकों में तमाम ऐसे कर्जदार होते हैं जो अपना पैसा अदा नहीं कर पाते हैं, उनको बैंक अपनी योजना के तहत जितना सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए माफ़ कर सकती है वो कर देते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो पाता है। इस लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे तय करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली लोक अदालतों में जनपद आजमगढ़ में काफ़ी मुकदमे निर्णीत हुए हैं, जिसमें सभी अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। पारिवारिक वाद, MECT से संबंधित वाद, लोक अदालत में तमाम किस्म के निर्णीत होने वाले मुकदमे जैसे मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित हैं, पुलिस अधिनियम से संबंधित हैं, अन्य छोटे छोटे मुकदमे हैं जो सुलह समझौता के आधार पर तय हो सकते हैं, हज़ारों की संख्या में निपटाने का प्रयास किया जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग दिनांक 8/4/2017 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में होने वाली असुविधाओं से भी बचा जा सके। जनता ने कई बार शिकायत की, लेकिन नगरपालिका प्रशासन अपनी मनमानी नहीं रोक सका। शहर में नरौली पुल के समीप कूड़ा गिराने का दस्तूर बदस्तूर जारी है। शहर का हर शख्स आहत है यहाँ के धुएं से, यहाँ फैल रहे प्रदूषण से। शिकायती प्रार्थना पत्र देकर थक चुके लोग अब विरोध व बदलाव के लिए कुछ कदम और आगे बढ़े हैं। मंगलवार को तपती दोपहर में तेज लू और धुएं के बीच कुछ छात्रों युवाओं ने उसी स्थल पर बैठकर विरोध जताया। मांग की गई कि कुछ तो शर्म आए नगरपालिका प्रशासन को। आखिर कब खत्म होगा कूड़े का यह ढेर? शहर की आबो हवा में जहर घोल रहा यह माहौल अब पूरे शासन प्रशासन का मखौल उड़ा रहा है। धरने पर बैठे किशन सिंह ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह व्यक्त की। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमारी मांग बस यही है कि इस कूड़े के अंबार को यहाँ से हटाया जाए और इसकी डंपिंग की व्यवस्था कहीं और की जाए। जब तक यह मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस प्रकार का अनशन या धरना देते रहेंगे। नवरात्र शक्ति आराधना व आदि शक्ति माँ जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने का विशिष्ट काल। प्रतिपदा से नवमी तक माँ की 9 शक्तियों का वास होता है।
इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन अलग अलग तरह से देवी भक्त मां की आराधना करते हैं। नाला धर्मो स्थित इस शिव शक्ति हनुमान मंदिर को ही ले लीजिए। यहाँ स्थित आत्मा घाट पर हर वर्ष सप्तमी के दिन धार विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होता है। सप्तमी तिथि को हर वर्ष यहाँ हर वर्ग के लोग एकत्र होकर कालरात्रि को धार समर्पित करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि कालरात्रि के दिन धार डालने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल की भांति इस साल भी जो सप्तमी को धार चढ़ती है माँ भवानी को, और सारे भक्तों में जो है अटूट विश्वास है, श्रद्धा है कि कालरात्रि को धार अर्पण करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए हर साल की भांति इस साल भी लोग आए हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ति की कामना कर रहे हैं और आशीर्वाद लेके घर जा रहे हैं। कहते हैं नवरात्र में आद्याशक्ति सृष्टि के सृजन, उत्थान व जन कल्याण हेतु अपनी समस्त शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित रहती हैं। इस दौरान वह अपने साधकों को समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाती हैं। भारतीय संस्कृत के द्वारा हम लोगों की जो भी हिंदू संस्कृत के द्वारा जो भी हमारी पूजा पद्धति का होती है, उसमें आज चैत शुक्ल नवरात्र के सप्तमी के शुभ अवसर पर आत्मा घाट के इस पावन जगह पर यहाँ पे जो स्थापित माँ जगदम्बा का मंदिर है, इसमें सभी बाज बहादुर मोहल्ले के और नगर के विभिन्न मोहल्ले के लोग आकर के माँ जगदम्बा को धार देने का जो कार्यक्रम विगत कई वर्षों से कर रहे हैं, उसी की पुनरावृत्ति आज की गई है। और आज के दिन लोगों का यह मानना है कि यहाँ धार देने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निश्चित उसके जीवन में आगे उज्जवल रहता है, उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा रहता है। और कुछ इसी विश्वास के साथ देवी भक्तों ने यहाँ उपस्थित होकर धार दी और धार के जल में विलीन होते ही भक्त भी मां की आरती गीत भजन में लीन हुए। जनपद भर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला स्वास्थ्य विभाग दीपक तले अंधेरे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। जी हां, जिला चिकित्सालय के आवासीय कैंपस में रहने वाले खुद विभाग की लापरवाही के चलते बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंपस में रहने वाले गंदगी के अंबार पर जीवन यापन करते हुए नौकरी को निभा रहे हैं। परिसर में जगह जगह झाड़ झंखाड़, नाली के पानी के रास्तों में बहाव और रास्तों के ही अभाव में जैसे तैसे दिन काटे जा रहे हैं। जर्जर आवास व जर्जर व्यवस्थाओं के बाबत आवासों में रह रहे स्वास्थ्यकर्मियों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कभी भी प्रार्थना स्वीकार न हो सकी। जिला अस्पताल के वार्ड बॉय अभिमन्यु राजभर कहते हैं कि प्रतिमाह उनकी तनख्वाह से पैसे कटते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा कभी नहीं मिलती। आने जाने का न रास्ता है, न नाले है, न लाइटिंग है, कुछ नहीं है। पैसा हम लोग को तनख्वाह से कटता है। ऐसा सफाई क्या व्यवस्था है? कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अपने आप हम लोग करते हैं। सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या गंदगी यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होती है? आप फोटो खींच के देख लीजिए, सब जगह आपको मालूम हो जाएगा। क्या आपको कहने का मतलब यहाँ स्वच्छता के नाम से कोई चीज़ नहीं? कोई चीज़ नहीं है। इसके नाम से कोई चीज़ नहीं है? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था है, न स्वच्छता है। और अपने कर्मचारी अपना खुद व्यवस्था करते हैं, रहते हैं। तनख्वाह से पैसा कट के जाता है, सरकार के खाता में जाता है, कहाँ जाता है हम लोग को नहीं मालूम। वार्ड आया निर्मला बताती है कि आवासों के शौचालय टूटे हैं, नाली रास्ते की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। घर के बच्चे बच्चियां खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। लैट्रिन है, लैट्रिन मिली है तो उसमें टूटी है। कई बार एप्लीकेशन डाले हम लोग, कहीं सुनवाई नहीं, न कोई देखने आए। आने जाने पानी की है, पानी की भी सुविधा, नाली कूड़ा इधर रास्ता भी हम लोग कई कर रही है।
पूरा आवास भी कितनी बार हम लोग उठुआ लगवाए, अपना सिलमिट गिट्टी लगाकर चू रहा था, वो भी कहे, वो भी कोई नहीं सुनवाई हुई। हम लोग अपना गिट्टी सिलमिट बालू लेकर ढलैया कराए हैं। चाहते हैं सफाई हम लोग की तरफ होके और नाली भी करे। लैट्रिन नहीं है, हमारे पास बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, जंगल भी कट गया है, जंगल बाहर हम लोग लैट्रिन के लिए जाते हैं, बच्चियाँ भी हैं, सयानी हैं, कहाँ जाएंगी। इसके लिए कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए, सुनवाई नहीं कभी।